लाइव तो हो गया है, ये आपके यूट्यूब पे हुआ होगा ना ये? शायद हुआ है, मैं अभी कर देता हूँ उस पर ना। अच्छा ठीक। अभी मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया है मैम। आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर, यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी पॉज है ना, जब कोई बात, जब शुरू हाँ जी मैम होगा, जी, रिकॉर्डिंग पॉज है अभी ना। जब शुरू होएगा फिर इसको रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम कर देंगे मैम, बिल्कुल। तो क्या मैं उनको फोन कर लूँ सर को, हम शुरू करें? प्लीज आई सर थिंक यू को। टू वेट, ओनली 38 पार्टिसिपेंट्स है ना। हाँ जी। एक बार फोर मैम अगर थर्टी इट इज पॉसिबल फॉर यू तो काइंडली सेंड मैसेज फॉर ज्वाइनिंग द लोकेशन। सेशन। 4:30 का टाइम है लोकेशन। तो आई थिंक वी हैव सफिशिएंट टाइम, मिनट्स का टाइम अभी हमारे पास है। हाँ जी, हाँ जी, अभी टाइम है। जी संगत
क्या हाल संजय जी? हेलो। हाँ जी संजय जी, क्या हाल? हाँ बस बस शुरू करते हैं अभी, बस मैं आई एम जस्ट वेटिंग मोहनकांत गौतम जी अच्छा। गोइंग टू जॉइन आई थिंक अराउंड 4:30। हाँ कोई बात नहीं, सर को ज्वाइन आराम से करने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। संगीता जी, आप ऐसा करिए, एक दो लोगों को और को होस्ट बना दीजिए। सॉरी सर। आप कुछ लोगों को होस्ट बना दीजिए, लोकेश जी को बना दीजिए। संजय जी को कोच सबको बना दीजिए, जिनको भी है 5-7 लोगों को ठीक बना है। दीजिए। संजय जी तो पहले से ही है। अच्छा अच्छा, मुझे बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, आप बना दीजिए, आप बना दीजिए 5-7 लोगों को बना दीजिए। सर को भी बना देना आप, मोहन जी को। ठीक है। संगीता, यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी करनी है? सर अभी हो नहीं रही है, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। संजय जी कर पाएंगे ना ये तो शायद, संजय होस्ट जी की ने, ओर से। हाँ, उन्होंने शायद कर दिया है लाइव, संजय जी ने। संजय जी ने कर दिया है। संगीता, वो ना रजिस्ट्रेशन वाली जो लिस्ट है, रोल नंबर वाली, आज चली जानी चाहिए उस पर। अच्छा सर, मैं अभी बात करती हूँ उसके बारे में। हाँ, मुझे कॉल कर लो चाहिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। मैं होस्ट भी कर सकते हैं। होस्ट फिर वो, अरे ठीक है, बात की है ना, लाइव कर लेंगे ना अपने यहाँ पर, ठीक है, होस्ट बना है ना। संगीता जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ ताकि फिर आप अपने यूट्यूब चैनल पे इसको लाइव कर लें आप। सर हाँ वही है, क्योंकि अभी इसमें ना को होस्ट बनाने वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, शायद कुछ नहीं चेंजेस। नहीं, मैं करता हूँ, आप host बनाता हूँ, तो फिर आप एक मिनट कर दीजिए, ठीक है है ना। संगीता, लाइव तो दिखा रहा है यूट्यूब पर, ये संजय जी के यहाँ पर दिखा नहीं, रहा है। अब आप चेंज कर लीजिए मैडम, आप ना। वो उन्होंने किया है ना, लाइव किया हुआ है संजय जी ने। हाँ, अब आप अपना कर लीजिए, अब कोई आप दिक्कत देखिए, नहीं आप है। होस्ट हो गई हैं। शायद एक ही जगह लाइव हो पाएगा, अब यहाँ पर स्टॉप लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, अब आप लाइव कर लीजिए। संजय जी वाली को स्टॉप कर दीजिए, चाहे संजय जी कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ये अब आपको को होस्ट बना दिया मैंने, अभी मनजोत ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी कर दूंगा। हाँ, सबको, मनीषा को, सबको बना, क्योंकि 2-4-5 मैम मैं वो संगीता मैम, आई एम इन कॉल। ओके, एक सेकंड। यहाँ तो बरसात हो रही बहुत तेज अभी, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक म्यूट है संजय जी। ईशप्रीत ने शायद अभी ज्वाइन नहीं किया है ना। हम लोग को भी बना दो। हाँ बना दिया, बना दिया। लोकेश सर को बना दिया, आपको और मनजोत को, 3 बना दिया। मीटिंग है ना, लाइव हो रही है, क्योंकि जब होस्ट चेंज हुआ तो वो मीटिंग लाइव हो गया उस पर। सर ने ज्वाइन कर लिया? सर मैं देखता हूँ, एक बार ज्वाइन किया कि सर ने। नहीं नहीं सर, जो दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं सर। हाँ, मोहनकांत जी आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर बहुत, सर नमस्कार सर। संजय सर, मैं आपका क्या स्टॉप कर दूं क्या ये यूट्यूब लाइव? नहीं, यूट्यूब लाइव मत करिए अभी स्टॉप ना। उनको आवाज ही नहीं आ रही, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? मत करिए, लाइव हो रहा है ना, ये चैनल चल रहा है, ये सागर यूनिवर्सिटी की यूट्यूब पे चलेगा। तो आप अपना लिंक शेयर कर दीजिएगा संजय जी, मैं टेलीग्राम लिंक ग्रुप। शेयर कर देता हूँ अभी ना। हाँ। सर आप
संगीता जी सर को होस्ट बना दीजिए। Can you see me? Can you see me? Yes, sir. Yes. यस सर। Am I audible to you? जी जी। Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर शुरू करें सेशन। लोकेश जी हम शुरू करें। हाँ नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, बस कर रहे हैं। ठीक है हाँ जी। जी संजय जी बस 2 मिनट सर, एक सेकंड कह रहे हैं। कोई ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सर जी। ठीक है, जैसे बताएंगे फिर मैं शुरू कर दूंगा। जी सभी को नमस्कार। एक सेकंड। के लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। हाँ बताइए। जी सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से डॉक्टर संजय शर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने एक साप्ताहिक शिक्षकों के क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। और ये पाठ्यक्रम जिसे हम लोग एफडीपी के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक तरह की शुरुआत है जहां पर हम लोग एक शिक्षाई दस्तावेज को समझने के लिए भाषा के आधार पर, भाषा विमर्श के आधार पर एक यात्रा कर रहे हैं। और ये इस यात्रा की वानगी है कि सुबह के सत्र से लेकर जहां आज हम सब लोगों के बीच ये हर्ष का विषय भी है कि आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी लोग अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं और एक शिक्षक होने के नाते उस आत्मभाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं सभी प्रतिभागियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 90 के दशक में एक बहुत जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही विचारोत्तेजक एक पुस्तक हम सब लोगों के बीच आती है जिसका शीर्षक था कितनी पुरानी है हमारी हिंदी। विश्व ज्योति प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली ये किताब हिंदी के जो तमाम सुधीजन है या जो उसके जानकार लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि हिंदी की उस वैश्विक यात्रा को, यात्रा को मैं हूँ उस समय इस पुस्तक के माध्यम से बहुत बारीकी के साथ पकड़ने का काम जिस शख्सियत ने किया वो आज हमारे बीच हम सब लोगों के लिए इस शिक्षक दिवस पर हिंदी के उस वैश्विक विमर्श को शिक्षा और संस्कृति से जोड़ते समय, भाषा और संस्कृति से जोड़ने की कवायद के साथ हमारे बीच हैं प्रोफेसर सम्माननीय श्री मोहनकांत गौतम जी। इतना ही नहीं, आपका जो प्रारंभिक जीवन है
राजस्थान के एक जिले से प्रारंभ होते हुए आपने पूरे भारत के साथ शिक्षाई और जो अकादमिक यात्राएं की, आपने अपनी एक जो समझ भारत की समाज के साथ विकसित की, उसको उस समझ को संजोते हुए आप वर्तमान में नीदरलैंड में एक वैश्विक पटल पर भारत के उस डायस्पोरा के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, जहां आपकी बड़ी चिंता हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? को जो गए, आवाज नहीं आ रही। भारत से जो तमाम वो लोग जो जनमानस भारत से बाहर निकला, जिसे एक नए राजनीतिक नाम के साथ हम सब लोगों ने जोड़ा, जिसको हमने गिरिमिटिया के नाम से जानते हैं, उन तमाम वो लोग जो उस दौर में इस नाम से बखूबी जाने गए, समझे गए, आपने उन पर काम करते आप जो भारतीय मन के साथ जो वैश्विक विचारणा की जो दृष्टि थी, उसके साथ आपने सूरीनाम में रामायण के ऊपर काम करते हुए आपने इस बात को बताया कि किस तरह से मदर टंग, जो मदर इंडिया का जो पूरा का पूरा फ्रेम है, वो उन बच्चों पर, बाहर रहने वाले बच्चों पर किस रूप से काम करता है, और उसके लिए एक जो हमारा एक महाकाव्य है रामायण, वो किस रूप में एक सांस्कृतिक चेतना का काम कर सकता है। ये विशद काम आपने 90 के दशक में प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, आपकी चिंता न केवल हिंदी के साथ जुड़ी रही, बल्कि आपने नीदरलैंड में उर्दू के को कैसे पढ़ाया जाए, उर्दू को कैसे संवर्धित किया जाए, इसके लिए भी बखूबी काम किया। और पूरा का पूरा आपका जो 90 का दशक था, उन भाषाओं को जानने, समझने और उन्हें मजबूती देने के रूप में जाना और समझा जाता है। आपको आपके इस वैश्विक अवदान के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर लगातार सम्मानित किया गया। 2000 में आपको भोजपुरी भाषा एवं संस्कृति का सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 2001 में आपको विश्व हिंदी रत्न भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। 2006 में आपको हिंदी के लिए विशिष्ट, अति विशिष्ट हिंदी सम्मान से भी नवाजा गया मैसूर हिंदी प्रचारणी सभा के द्वारा। और इसी क्रम में आपके पूरे योगदान को देखते हुए विश्व हिंदी सम्मान भी आपको मिला न्यूयॉर्क में 2007 में। मूलतः आपकी शिक्षा, आपकी अकादमिक यात्रा सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में शुरू होती है, जिसकी चिंता न केवल भौतिक मनुष्य की बनावट के साथ जुड़ती है, बल्कि आप उस सांस्कृतिक मानव को भी समझना, जानना और इस दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। का सबसे बड़ा अवलंबन उसकी अपनी सांस्कृतिक चेतना में, भाषा के अंदर प्रतिस्थापित होता है। आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ईस्ट एंड के साथ काम करते हुए आपने अपनी लंबी अकादमिक जीवन यात्रा में शायद ऐसा कोई पल रहा होगा जब आपने कोई विश्राम किया। मैं आज के इस विमर्श के लिए, जहां पर हम लोग भारत से लगभग 250 के आसपास शिक्षक जुड़े हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ पाए, वो यूट्यूब के माध्यम से सर आपको सुनना चाहते हैं, आपके माध्यम से सामाजिक चेतना को भाषा के माध्यम से बनती है, निर्मित होती है, उसको जानना समझना चाहते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी को आज के इस व्याख्यान के लिए, जिसका विषय भाषा और संस्कृति वैश्विक संदर्भ में है, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी। जी सर। नमस्कार। पहले तो मैं प्रोफेसर संजय शर्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो ही इसके संयोजक हैं और उन्होंने ही मुझसे बातें की थी, और मैं आभारी इसलिए भी हूँ क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से ये हो रहा है, और इसमें आपके साथ और भी लोग होंगे, अभी नाम मुझे पता नहीं, उनको भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आज जो है भाषा और संस्कृति को लेकर वैश्विक संदर्भ में बताना चाहूँगा, और इसके साथ मुझको ये भी देखना है कि जो आपका विभाग है, जो पेडागोगी या एजुकेशन का जो विभाग है, वो बहुत ही मुख्य विभाग है, क्योंकि बिना उसके हम अध्यापकों को
कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सी बात आ जाती हैं कि अध्यापक कितना जानते हैं, कितना और सीख सकते हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि ये भाषा और संस्कृत को लेकर मैं चला हूँ वैश्विक संदर्भ में, तो इस पर मैं कुछ बात ये बताना चाहूँगा कि संस्कृति और भाषा का संबंध कैसा रहा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, जब मुगल साम्राज्य में बीरबल थे तो उन्होंने एकाएक फारसी भाषा को एक अदालत की कानून की भाषा बना दिया। और सुन रहे हैं आप मेरी बात? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, जी ठीक जी है, ठीक। तो वो फारसी भाषा को बना दिया, उसके बाद फारसी में ही काम होने लगा। वैसे उससे पहले ब्रज भाषा जो थी वही मुख्य भाषा थी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे अपने विचार हैं, जो खड़ी बोली हम कहते हैं, जो आजकल मानक हिंदी बन गई है, वो भी ब्रज से ही आई थी। है तो एकाएक 1757 में अंग्रेजों का आधिपत्य होने लगा और बंगाल प्रेसिडेंसी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो तब तक जो शिक्षा थी वो वही शिक्षा थी जो मुगलों के समय में होती थी। हाँ, इसमें कुछ बातें हुई, वो ये कि 1800 नहीं, श्री राम मोहन रॉय ने कलकत्ते में पहला एक कॉलेज बनाया, और उनका मतलब था कि हम जो हैं शिक्षा जो है वो पश्चिमी शिक्षा भी उसमें हो, ताकि हम अंग्रेजों को भी समझ सकें। फिर एकाएक ये फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जॉन गिल क्राइस्ट ने बनाया कलकत्ते में, और वहां पर उन्होंने ये कहा, जैसे विलियम जोन्स ने कहा था, कि अगर हमको भारत को समझना है तो वहाँ की संस्कृति और भाषा को समझना होगा। इसमें बहुत से लोगों के नाम हैं, लेकिन मैं सबके नाम तो अभी नहीं बता रहा हूँ। हिंदी के लिए तो लल्लू जी लाल को जॉन गिल क्राइस्ट ने लिखा था, और उन्होंने जो पुराने पुस्तकें लिखी गई थी उनका हिंदी में अनुवाद किया, और ऐसे ही उर्दू में हुआ। और इसके अलावा एक और थे, चंद्रनगर में रहते थे, कैरी, उन्होंने काफी अनुवाद किए, विशेष रूप से बाइबल्स के। खैर, तो वहां आरंभ हुआ कि क्या करना है। लेकिन 1830 के बाद जब मैकाले आए तो उन्होंने ये कहा कि भारत में हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषा समझ सके, हमको समझ सकें और अंग्रेजी को बोल सकें। खैर, तब शुरुआत अंग्रेजी की भी हो गई। लेकिन ये जो कुछ चला, फिर एकाएक आपको पता 1857 में जो हमारी पहली राष्ट्रीय एक तरह से युद्ध हुआ था या विरोध हुआ था अंग्रेजों का, तो उसमें काफी समस्याएं हुई, और अंग्रेजों ने जब क्वीन विक्टोरिया आ गई, तब फिर एकाएक लॉर्ड कैनिंग के बाद 5 यूनिवर्सिटी स्थापित की, और उन 5 कलकत्ता था, बम्बई था, मद्रास था। तो उसका ये मतलब था कि जो शिक्षा यहाँ दी जाए भारत में, वो हमारी जैसी शिक्षा हो, और उच्च शिक्षा में जो हम पढ़ाते हैं वही पढ़ाया जाए। खैर, ये आरंभ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं हुई, और वो समस्याएं ये हुई कि क्योंकि भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, तो समझिए द्वितीय महायुद्ध में करीब 2 मिलियन अपने भारतीयों को वहाँ भेजा गया यूरोप में, उन्होंने युद्ध किया। और उसके बाद एक और समस्या आई कि जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो एवरेज एज जो आयु के बारे में कहा जाता है, कितनी भारतीयों की आयु थी, तब बताया जाता था कि 29 वर्ष ही थी।
तो 29 वर्ष की आयु में कोई क्या कर सकता है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पूरी शिक्षा करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा। खैर कुछ लोग थे वो आगे बढ़े। इसी बीच में मालवीय जी ने भी कुछ कहा, वो NRCE करके निकाला था कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं। खैर ये अच्छे विचार हुए और उन विचारों को लेके आगे बढ़े और 1848 और 49 में राधाकृष्णन का एक कमीशन बना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और वो चलता रहा। लेकिन अभी जैसे आप सबको पता है 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है भारत सरकार की, जिसमें काफी परिवर्तन किया है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि भाषा को समझने के लिए एक 3 भाषाओं का फॉर्मूला हो। उसमें सबसे पहले तो जो भी मातृभाषा बोली जाती है जिस राज्य में भी, उसके साथ अगर संभव हो तो अच्छा रहेगा हिंदी भी हो और एक तीसरी भाषा भी हो, जो अंग्रेजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने 50 के दशक में अपनी एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ली थी, तो यूनिवर्सिटी में भी 3 भाषाओं का एक फॉर्मूला था और मैंने वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली मैंने भाषाएं सीखी थी। हालांकि प्रयत्न ये था कि मैं तेलुगु या तमिल सीखूं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं जाकर मैंने रूसी भाषा भी सीखी। तो इस तरह ये कि भाषा सीखने से मुझे जो फायदा हुआ ये हुआ कि ज्ञान जो है, जो भी आपको मिल रहा है उसको लीजिए और उससे परखिए कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है और उन्होंने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं। अब समस्या यह आ जाती है कि 2020 की जो पॉलिसी बनी है, मैंने उसके बारे में अभी पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ मुझको विचार मिले हैं। वो ये कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम कैसे अपनी भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने, नई पीढ़ी के सामने लाएं। और उसके लिए यही है कि पुराने जो हमारे विद्वान हुए, आर्यभट्ट, पाणिनि, आप 50 लोगों के नाम हैं, उन लोगों ने जो किया उसको हम समझें और आज के युग में, वर्तमान युग में उसको देखें कि क्या उसका उपयोग हो सकता है या उस पर कुछ नए इंटरप्रिटेशंस आ सकते हैं और उसको हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। खैर, तो जो नई शिक्षा है उस शिक्षा में यही है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो और वो आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए अब आजकल कोविड-19 की बीमारी चल रही है, महामारी। तो जब तक कोविड-19 की बीमारी के बारे में पता नहीं होगा, हमारे भारतीय उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक पेरिफेरी की बात आ गई कि आपको दूसरे विषयों के बारे में भी जानना होगा। आप उस पर एक्सपर्ट न हो, लेकिन ये जानना है कि दूसरी बीमारियों का इलाज कौन करता है या फिर दूसरे विषय हैं उनके बारे में कौन एक्सपर्ट है, और उनके विचारों को लेके अगर कुछ आवश्यकता है तो हम उन विद्वानों के साथ संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके पास जाइए, वो आपकी सहायता करेंगे। तो ये तो रहा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में और ह्यूमैनिटी यानी भाषाओं में एक तरह का संबंध है, लेकिन इस संबंध को कुछ और आगे बढ़ाना है और आज की पॉलिसी ने तो शायद यही कहा है कि हमको होलिस्टिक अप्रोच के सबको मिलाकर काम करना होगा। लेकिन समाज यहाँ पर जो समस्या आ जाती है कि जो रचनात्मक काम आपको करना है, क्रिएटिव काम करना है, उसके लिए एक सस्टेनेबल यानी उन्नति आगे हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो पिछले वर्ष जो 100 यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट निकली थी, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की, भारत में कहीं उसका नाम नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि भारत के विद्वान जो हैं ये बहुत जानते हैं
लेकिन यूनिवर्सिटीज भी बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन हमें प्रयत्न करना है कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ परिवर्तन लाएं और अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, इनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है भाषा की, क्योंकि बिना भाषा के संप्रेषण हो ही नहीं सकता, और जब तक भाषा होगी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अब जैसे कहा जाता है कि हिंदी जो है विश्व की दूसरी भाषा है, ठीक है, कहा गया है, और मैं तो जानता हूँ कि जब जब ये प्रवासी दिवस 2003 के बाद होते रहे हैं, उसमें यही सोचा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी अवश्य हो और ये मुख्य भाषा है, और अगर हिंदी होती तो बहुत से हमारे विद्वानों को वहाँ पर काम मिलता, चाहे वो अनुवाद का काम हो, चाहे वो इंटरप्रिटेशन दुभाषीय का काम हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसका कारण यही है कि हमारी गलती हो गई थी नेहरू के टाइम पर, क्योंकि नेहरू को कहा गया था कि आप जो हैं भाषा को लेके और आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अच्छे सदस्य, मतलब परमानेंट सदस्य में बने, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और उन्होंने ये सब जो है वो चाइना को आगे बढ़ा दिया और चाइना वहां पर आ गया, चीन वहां पर आ गया। खैर, इतना कहने के बाद ये कि भाषा के बारे में हम जितना कर सकते थे, कुछ लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन वो हो नहीं पाया। विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते थे, और उसमें मुझे याद है कि एक सम्मेलन के लिए मैंने कहा था, और उसमें तब जगदीश शर्मा होते थे सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भारत में, केंद्र सरकार में। तो एक बार वो मेरे पास आए और 10 साल तक मैं व्यस्त रहा, कई मंडल हमारे आए, डेलीगेशन आए, आयोग आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में यही समस्या हुई कि हिंदी जो है हम ये संगोष्ठी जो है हम सूरीनाम में करेंगे, ठीक है वहां भी कीजिए, लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख भारतवंशी है जो कि गिरमिटियों की संतान है, और NRI तो अलग से हैं जो भारत से आए हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ और 10 साल में काफी पैसा बर्बाद हुआ। और बस एक ही हमको बात का पता पड़ा कि गौतम साहब जो आपके यहाँ से बजट आया वो बजट बहुत कम था, हालांकि हमने यहाँ पर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से 2-3 से देखकर उसको बताया, बनवाया था, और 20% उसमें ज्यादा अननोन खर्चों के हिसाब से रखा था ताकि काम हो। भारत सरकार के बहुत बड़े एक व्यक्ति थे जो 2-3 बार यहाँ हमारे यहाँ भी आए थे, उन्होंने हमसे ये कहा, गौतम साहब आपने तो पैसा कुछ मांगा ही नहीं, कम से कम 10 गुना इससे और ज्यादा मांगना था। हमने कहा ऐसा तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं, जिसकी ब्रांच भोजपुरी है, अवधी है, और भी भाषाएं हैं, इनके जो बोलने वाले थे इनको बहुत दुख हुआ कि ये सब क्या हो गया। हम तो चाहते थे हमारी हिंदी आगे बढ़े, और वो हिंदी आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो भाषा है वो तो डच है। तो डच भाषा के बिना तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, लोग उसी में लगे, रोजगार और रोटी में, और भाषा वहीं छोड़ दी गई। जबकि भाषा बहुत ही पावरफुल थी। हालांकि डच लोग तो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग जाने। खैर, फिर एक बात और आ जाती है कि हमारे भारतीय विद्वान बहुत कुछ जानते हैं, अगर नहीं जानते होते तो बाहर के देशों में उनका नाम नहीं होता। उन्होंने बहुत काम किया। तो आउटस्टैंडिंग जो रिसर्च हैं, जो खोजबीन हैं, जो शोध काम हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन सुविधाएं उनको उतनी नहीं मिली जितनी की मिलनी आवश्यक थी। खैर, इतना कहने के बाद मैं यूरोप का भी आपको उदाहरण दूंगा और उससे ही बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, भाषा और संस्कृति, बिना संस्कृति के भाषा नहीं है और बिना भाषा के संस्कृति नहीं है। ये पहली बात हमको समझनी है। जो विचार व्यक्ति के होते हैं
उनको प्रकट करने के लिए ही एक लिपि का उपयोग होता है और उस लिपि से ही हम दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। जो आपकी बात नहीं समझ सकते, सुन सकते, तो वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भारत ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक दृष्टि एक बहुत बड़ा यूनिट है और उस यूनिटी में एक संस्कृति है, सभ्यता है और साथ में जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें भी एक तरह से एकता है, वो अपने को भारतीय ही कहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि हमको अगर भारत की अस्मिता के बारे में सोचना है तो भारत की अस्मिता के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और इस समस्या को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है वो राज्यों में बटा हुआ है और राज्यों में अपनी भाषाएं हैं और वो जो भाषाएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में भाषाओं में भी 5 भाषाओं के परिवार हैं और ये परिवार, इनको कैसे समझा जाए, ये भी तो एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की भाषाओं को समझने के लिए हमको परिवार के बारे में जानना होगा। 5 भाषाएं तो आप जानते ही हैं। एक तो न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के नाम से कहलाती है या न्यू यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से कहलाती है। इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ये सभी उत्तर भारत की भाषाएं आ जाती हैं। लेकिन दक्षिण में एक दूसरा रूप मिलता है जिसको हम द्रविड़ भाषा कहते हैं और ये भाषाएं दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में पाई जाती हैं। हालांकि इन भाषाओं में एक तरह से सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी इनमें भी काफी अंतर है। खैर, जैसे कि अगर आप केरला में जाएं तो वहां पर सड़कों पर जो भी लिखा होगा, सड़कों का नाम, वो मलयालम में ही लिखा होगा। अगर कर्नाटक में आए, उसमें मैसूर की तरफ, तो वहां पर वो कन्नड़ भाषा में लिखा होगा। ऐसे ही तमिलनाडु जाएं तो वहाँ तमिल में लिखा होगा। और सच में बताऊं आपको, लिपियों में तो उतना अंतर नहीं है, क्योंकि तेलुगु भाषा की लिपि और कन्नड़ भाषा की लिपि बहुत कुछ आपस में मिलती हैं। और कहा यह भी जाता है कि तमिलनाडु और केरला में भी कुछ मेल है, लेकिन वो कैसा मेल है मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो दक्षिण भारतीय भाषाओं को उतना नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर एक और भाषा है जिसके बारे में लोगों ने बहुत काम तो नहीं किया है, जिसको हम लोग मुंडारिक लैंग्वेजेस कहते हैं। और ये जो है पहले तो छोटा नागपुर में ज़्यादा रहती थी, नेपाल में भी हैं। और ये भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक कहलाती हैं। इसमें भी थ्योरीज हैं, कोई कहता है कि पूर्व से आए हैं ये लोग। मेरी थ्योरी भी यही है कि पूर्व से आए हैं, जब ये नेपाल होते हुए नीचे आए। दूसरी ये थ्योरी है कि हो सकता है ये वेस्ट से आए हों या साउथ से आए हों। खैर, जो भी कुछ हो, लेकिन ये भाषा भी बहुत ही आवश्यक भाषा है। और इसमें खाली मुंडा ही लोग नहीं, साथ में ओरांव, खोंड और बहुत से लोग हैं जिनकी भाषाएं दूसरी हैं। पहाड़िया जैसे ही लोग कुरुख बोलते हैं दक्षिण भारतीय भाषाओं के अनुसार, या मालतू बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषाओं में मुंडारिक दृष्टि से एक ही भाषा है। एक ही भाषा मतलब ये कि वो उनकी जो अस्मिता है उसको मैं कहूँगा कि मुंडारिक अस्मिता समझिए आप, वो उस सिस्टम में बात करते हैं। हाँ, फिर एक और भाषा है, वो तिब्बतो बर्मन कहला सकती है, वो तो उत्तर भारत में बोली जाती है और उसमें भी अंतर है।
क्योंकि जो नागा उसके ऊपर जो बोली जाती है, अरुणाचल में जो ऊपर बोली जाती है, या जो टिबेटन्स बोलते हैं, टिबेटन तो भारत में भी है ना, तो इनकी भाषा दूसरी, इसको कहा जाता है तिब्बतो बर्मा। और एक भाषा और है जिसके बारे में उतना काम नहीं हुआ है, जो कम से कम यहाँ पर हमारे द्वीपों में बोली जाती है, जैसे अंडमान आइलैंड्स हुए, ओंजे वगैरह, ये लोग जो है ये बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषाओं को पूरी तरह से, इनकी भाषाओं पर पूरी तरह से काम। ऐसे ही केरला में कुछ और आदिवासी समाज के लोग हैं, पनियान पलियान करके, उनकी भाषा भी दूसरी है, क्योंकि वो देखने में भी अजीब से लगते हैं। वो घुंघराले वाले छोटे छोटे बाल, और उनका कद भी छोटा ही होता है, और मैं उसको नस्ल तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलियन या जैसे न्यू गिनी है या आपका अफ्रीकन है, उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये 5 भाषाओं के परिवार भी आपस में बहुत कुछ अंतर रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संस्कृति भाषाओं के साथ ही चलती है, या भाषा संस्कृतियों के साथ चलती है, इसमें काफ़ी अंतर है। और यही कारण है कि हम, मतलब भारत की दृष्टि से, भाषाओं को लेकर एक तरह से विरोध एक दूसरे का करते हैं, और वो आवश्यक नहीं है। इसलिए जो 3 भाषाओं का फॉर्मूला आया है, प्रयत्न यही है कि भारत को समझने के लिए दक्षिण भारत की भाषाएं को भी लोग समझें। वैसे तो अफगानिस्तान में भी द्रविड़ बोली जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाषाओं को समझने के लिए ही हम संस्कृति को समझ सकते हैं। क्षमा कीजिए। वैसे भाषाओं को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, वो ये कि कोई भी भाषा भारत में शुद्ध भाषा के रूप में नहीं मिलेगी। मानक भाषाएं तो अब बनी हैं, और उसका कारण यही है कि भारत को एक भाषा के ढांचे में डालने के लिए ये मानक भाषाएं बनी। लेकिन मानक भाषाओं में भी काफी कुछ दूसरे भाषाओं से मिला है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों की वजह से अंग्रेजी बोली जाती है, और जहाँ तक मैंने सुना है पिछले 40 साल से समझिए, आजकल रेडियो पर, टीवी पर हिंदी नहीं है, उसमें बहुत से अंग्रेजी के शब्द हैं, और उनको भी बोला जाता है। और अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ अगर भाषाओं को हम लेते हैं, उनके जो शब्दकोश को, शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा जो है और आगे बढ़ती है, उन्नति करती है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पुरानी ले लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, बहुत से जो शब्द हैं उसमें यही लिखा है, ये कहाँ से आए, कैसे परिवर्तित हुए, और फिर कैसे ये अंग्रेजी शब्द बन गए। खैर, इस तरह से हमको भी करना चाहिए। अगर जो कोई हिंदी बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 90% से ज्यादा लोग शुद्ध हिंदी, मानक हिंदी या मानक तमिल या जो भी कुछ कही नहीं बोल पाते हैं। वो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन की जो समस्या है, जो प्रक्रिया है, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 तरह से हुआ। एक तो एक तरह से वो क्रियोल भाषा जैसी बन जाती है, जो पेडिगन अंग्रेजी कह सकते हैं या पेडिगन हिंदी कह सकते हैं, और इसमें बहुत सी भाषाएं लुप्त भी हुई हैं। पिछले वर्ष कोई 3000 भाषाएं विश्व में लुप्त हो गई। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि भाषा जो है बहुत आवश्यक है, और इसके लिए यूरोप में भी बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। यूनेस्को भी प्रयत्न कर रहा है कि हम कैसे इन लोगों की मातृभाषाओं को संभाल कर रखें, क्योंकि भाषा से ही हंसी मजाक आते हैं, भाषा से ही गालियां आती हैं, भाषा से ही लोकगीत आते हैं। तो इन सब की आवश्यक, क्योंकि ये तो विरासत, हमारी विरासत है, विश्व की विरासत है, तो इसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे हॉलैंड में भी
ये फ्रीज भाषा है और वो डच भाषा से दूसरी है। और कहा यह जाता है कि ये भाषा जो स्कैंडिनेवियन जो भाषाएं हैं उनसे बहुत मिलती थी और 17वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में तो इनका अपना राज्य होता था। ऐसे ही आपके फ्रांस और स्पेन के बीच में बास्क भाषा है, खैर उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, वो भी दूसरी भाषा है। तो अगर हम भाषाओं को आगे बढ़ाएंगे तो एक ही हम दूसरी भाषाओं को समझ सकते हैं। अब जैसे मुंडा भाषा के बारे में मैंने आपको बताया, मुंडा शब्द जो है उसमें जो उनकी मुंडारिक भाषा है, मुंडा भाषा कहिए, चाहे संथाली कहिए, चाहे हो कहिए, आदिवासी भाषाएं हैं, चाहे वो असुर कहिए, खड़िया कहिए, बहुत से उसमें करीब 30 भाषाओं के ग्रुप हैं आपके झारखंड ही में। और वैसे छोटा नागपुर के अनुसार तो बंगाल, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी और नीचे यूपी में भी और बिहार में भी और राजस्थान में भी कुछ, ये सब लोग फैले हुए हैं। लेकिन जो छोटा नागपुर की भाषाओं को हम अगर लें तो वहां पर जो अपनी भाषा को वो कहेंगे संस्कृति के अनुसार, तो वो यही कहेंगे, चाहे वो मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे हो कि हम जो है होड़ भाषा बोलते हैं, होड़ होपोन भाषा बोलते हैं, हो भाषा बोलते हैं, जिसका मतलब यह है कि मनुष्य। और मनुष्य की परिभाषा वो देते हैं कि जिसके 10 उंगलियां हाथ की हों, 10 उंगलियां पैर की हों, जिसकी होंगी वही मनुष्य है। तो ये तो मुंडा भाषा में हुआ। ऐसे ही जो ओरांव लोग हैं, जो द्रविड़ बोलने वाले हैं, वो भी अपनी भाषा को कुरुख कहते हैं। कुरुख का अर्थ भी मनुष्य से ही है। तो अब उनकी हम संस्कृति को लेकर चले तो उनका जो सामाजिक स्वरूप है, संरचना जो समाज की है, वो इस तरह से बनी हुई है, चाहे वो द्रविड़ बोलने वाले हों, चाहे वो ये मुंडा बोलने वाले हों, और चाहे जिसको हम, जो कि मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूँगा, छोटी जात के लोग जिनको हम कहते थे, जो कि उनके कॉग्नेट्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो भी उसी भाषा में ढल गए हैं और संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो गांव, उनकी जो भी, जैसे मुंडा है, मुंडा भी एंडोगेमस है, मतलब आपस में ही विवाह करते हैं और विवाह के लिए फिर वो खूंट या पल्ली वो लेते हैं, मतलब एक तरह के क्लैन का प्रयोग करते हैं। और क्लैन में भी फिर जैसे हम लोग गोत्र का प्रयोग करते हैं, इस तरह से वो शादी करते हैं। और उनका सिस्टम हमारे उत्तर भारतीयों जैसा ही है, जिनको मैं गैर आदिवासी कह रहा हूँ। उसमें यही है कि वो जो है कम से कम 5 भाषाएं होती हैं माँ की तरफ के उत्तर भारत में, और 7 होती हैं पिता की तरफ से, कि उनमें कोई विवाह नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये मना है। अच्छा, मैं एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से जो मैंने अपना फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला यही है कि माँ की तरफ, नाना नानी की तरफ कम से कम 30 पीढ़ियों को छोड़ दिया जाए, और पिता की तरफ कम से कम 5 पीढ़ियों को छोड़ दिया है, जो जैसे कि मैंने डायग्राम बनाए हैं। क्योंकि 5 पीढ़ी के बाद फिर वो एक तरह से इंसेस्ट, मतलब आपस के विवाह नहीं हो सकते। तो ये सिस्टम मुंडा में भी है। और इस सिस्टम को, जबकि दक्षिण भारत में वो क्रॉस कजन्स होती थी, विवाह मामा की लड़की से या बहन के उससे, जो कि हमारे महाभारत तक में हुई हैं, वो सिस्टम भी ये जो द्रविड़ बोलने वाले हैं छोटा नागपुर में बदल गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और इस हाइब्रिडाइजेशन का जो मुख्य मकसद है वो एक तो जमीन है, जल है और जंगल है। और वो इसीलिए, हालांकि ये इंडिजिनस कम्युनिटी थी या नहीं थी,
उसका तो लोग कुछ कहते हैं नहीं है, क्योंकि तो आगे बढ़ते गए, इनको बुलाया गया जंगल साफ करें। अंग्रेज तो चाहते थे कि उनको और लगान मिले खेती से, तो इनको बुलाया जाता था। नए जमींदार भी बने थे 1798 के बाद, 92 के बाद, जो परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। तो उसमें नए लोग, इन लोगों को बुलाया गया। उसके बाद फिर इनकी जमीन हत्या ली गई, और जो नए जमींदार बने थे उन्होंने अपना जो भी कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, पैसा कमाया। और इन आदिवासियों का बहुत विरोध किया, जबकि इन्होंने पत्र लिखे मजिस्ट्रेट्स को, जो कि अंग्रेज थे, कि भाई ऐसा गलत काम हो रहा है, इस पर कुछ होना चाहिए। तो हमारा रेजिस्टेंस, विरोध हुआ। उसमें आंदोलन बहुत हैं। संथाल एक आंदोलन हुआ था 54-55 में, और उससे पहले पहाड़िया भी हुआ था 1700 ये बात है 90 की बात है, करीब 90-80 के बाद में बिरसा मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से दक्षिण भारत में भी ये आंदोलन चलते रहे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी अस्मिता को समाप्त कर दिया जाए, उनकी अस्मिता को भुला दिया जाए। और ये बातें अवश्य हुई, क्योंकि जो भी समाज वहाँ पर रहता था उसने एक भाषा बना ली थी, और वही उनकी जनसंचार माध्यम बनी थी। और उससे उनको एक नई विचार आए कि हम एक हैं, हमारी अस्मिता एक है, और हम लोग मिलकर एक तरह से उन्होंने नॉर्थ इंडियंस का एक स्वरूप को रखा कि जो भी वो ले सकते हैं ले लें, लेकिन अपना बना के उसको रखें। यहाँ समस्या भी हो जाती है कि हम लोग कभी कहते हैं भारत में, अरे ये जितने भी आदिवासी लोग हैं तो सब हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है, ये तो जो है एक दूसरा इनका विश्वास है। हाँ, नेचर के, प्रकृति की दृष्टि से बहुत कुछ वो हिंदू की जगह वैदिक को उसको लें तो जो पंच तत्वों को ही माना जाता है, इस तरह की बातें उनमें भी हैं। और इन सब बातों को उन्होंने धार्मिक मूल्य और मान्यताओं में भी सामने रखा है। और इसीलिए ये जो कुट्टकंटी सिस्टम है जमीन वाला, कि जो पहला आया है उसकी जमीन होती है, वही उसका हेड होता है और प्रधान होता है, और दूसरा जो है वो पुरोहित बनता है, और इन दोनों में शादियां होती हैं। और इसके अलावा एक और होता है, जैसे संथालों में जोग मांझी है, वो सोशल एक तरह का अधिकारी होता है, वो पूरे समाज को चलाने में सहायता देता है। तो ये तो एक मैंने मुंडा की बात बताई। लेकिन इस तरह की भाषाओं को लेके, अब देखिए, पहले विश्व युद्ध तक अंग्रेजी जापान में बहुत बोली जाती थी, लेकिन उसके बाद एकाएक समाप्त हो गई, इसलिए कि राष्ट्रीय भावना एकाएक उमड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, जापान को आगे बढ़ना है। और मैं 40 साल पहले गया था, ज़्यादा पहले ही गया, तो वहाँ जाके मुझको देखने को मिला कि यहाँ कोई जापान में कोई अंग्रेजी नहीं समझ पाता। यही जर्मनी की बात भी थी। तो जहाँ राष्ट्रीयता की भावनाएं बहुत आ जाती हैं, वहाँ फिर भी दूसरी भाषा को खत्म कर दिया जाता है। खैर, अगर जो भाषाओं को अब भी खत्म किया जा रहा है, उसमें कम से कम चीन की हम मिसाल ले सकते हैं। अब उइगुर जो चीन में रहते हैं पश्चिम में और कजाकिस्तान से मिले हुए हैं, करीब 1 मिलियन को तो उन्होंने बंद कर रखा है। और वो हान सभ्यता को, जिसमें एक मैंडरिन है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको तो हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ी दर्द की बात है कि भाषाओं को मिटाने में चीन का एक बहुत बड़ा योग हो रहा है। ऐसे ही मंगोलियन भाषा को भी हटाना वो चाहते हैं। दक्षिण में तो उन्होंने बहुत सी भाषाओं को हटा दिया है और वो चाह रहे हैं कि भाषाएं न बने। लेकिन जो चीनी डायस्पोरा है, प्रवासी लोग हैं, वो मैंड्रिन नहीं बोलते, वो हाका बोलते हैं, क्योंकि वो शंघाई के आसपास के लोग गए थे और उनकी हाका मैंड्रिन से बिल्कुल दूसरी है। लेकिन वो मैंड्रिन का विरोध नहीं करते। और यही मैं कहना चाहूँगा कि उइगिर हुए, अब तिब्बत
वहां पर भी एक आंदोलन चल रहा है कि तिब्बतन भाषा के स्थान पर हम जो है मैंड्रिन भाषा को लाएं और वही राष्ट्र भाषा चीन के वही आगे बढ़े। ये सब भारत में नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन भाषाएं दो ही तरह से बन पाती हैं, या तो उनको बदल दिया जाए और या वो मेजॉरिटी जो मुख्य समाज जो है उस देश का, वहां पर जो है वो उनसे मिल जाए। लेकिन भाषा और संस्कृति, जैसे मैंने कहा, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, अलग नहीं चल सकती। अब जैसे ये वर्ण सिस्टम है, जाति सिस्टम है, इसको बनाने वाले कौन थे? इस पर ज्यादा जोर दिया गया अंग्रेजों ने। वो इसलिए कि कास्ट सिस्टम से वो नस्ल का सिस्टम करना चाहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हुए थे रिस्ले, और उन्होंने स्कॉटलैंड में वहाँ पर ऐसा कुछ नस्ल को समझने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, और उसी संस्था से उन्होंने भारत में जब सेंसस शुरू हुए उसी के अनुसार उन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और वर्ण सिस्टम तो रहा, लेकिन वर्ण सिस्टम का भी एक दूसरा रूप हो गया। हाँ, सबसे बड़ी बात यही रही कि जो संरचना समाज की हुई, जो कि संस्कृत का मुख्य केंद्र है, जिस पर भाषा निर्भर करती है, उसमें हमारे यहाँ इंटरमैरिजेस यानी आपस के जातियों में विवाह वगैरह या आदिवासी या और लोगों में विवाह नहीं हो सकते थे, नहीं हुए, क्योंकि वो उन्होंने एक विशेष नियम बनाया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी अस्मिता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भाषा को भी आगे बढ़ा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब अस्मिता को समझना होता है, भाषा को समझना होता है, तो उसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी कि हम जो कोड्स हैं भाषा के, उनको कैसे समझें और उनका कैसे चयन करें। और साथ में भाषा तो बदलती है, लैंग्वेज शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, शिफ्ट हो जाए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, लेकिन लिंग्विस्टिक डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो भाषा फिर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तभी विरोध होता है और तभी उसको सुधार के लिए प्रयत्न किया जाता है कि हम सब मिल के रहें। तो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लॉस ऑफ लैंग्वेज, ये सब बातें साथ साथ चलती हैं, इसलिए कि अगर वो समाप्त हो जाएगा तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। खैर, इतना कहने के बाद मैं अब ये बताना चाहूँगा कि जैसे यूरोप की भाषा यहाँ पे प्रयत्न किया जा रहा है कि सब मिल के रहें। उसमें दो देश हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिनके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, बेल्जियम में दो भाषाएं बोली जाती हैं, फ्लैंडर, वो पुरानी डच है, और फ्रेंच, जो कि फ्रांस से कुछ दूसरी तरह की है, और ये दोनों आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कि फ्लैंडर बोलो, ब्रसेल्स जाइए, वहाँ बोलने वाले काफी मिलेंगे फ्रांसीसी भाषा, लेकिन रहने वाले जो हैं वो फ्लैंडर्स हैं। फ्लैंडर्स मतलब ये कि जो उत्तर की तरफ के हैं और डच से मिला हुआ है, और पुराने जो शहर होते थे लिल वगैरह, यहाँ पर भी जितने नाम हैं वो पुराने ही नाम हैं, लेकिन इन दोनों भाषाओं में बहुत बड़ा विरोध होता है और वो अभी तक चल रहा है। अगर हम एक सहायता की दृष्टि से सोचें, स्विट्जरलैंड ले लीजिए, स्विट्जरलैंड में भी 4 भाषाएं हैं, लेकिन चारों भाषाओं को स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो आपस में अपनी भाषा बोल सकते हैं, और प्रयत्न यही किया जाता है कि वो एक दूसरे की भाषा भी समझें। और बड़ी अच्छी बात तो ये कि भारत में जितने भी हमारे भारतीय हैं, एक भाषा नहीं, वो 2 या 3 भाषा बोल लेते हैं। वो इसलिए कि संस्कृत भी हमारी मिली हुई है, तो उस 2-3 भाषाओं से हमारे भारतीय बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जितने भी खैर मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊंगा, मैं स्वयं कोई 15 भाषाएं जानता हूँ, बस दूसरी क्यों जानता हूँ, क्योंकि मेरा अपना प्रयत्न था। बहुत पहले हॉलैंड में ऐसा हुआ है कि टीवी में देख रहा था, तब काले टीवी होते थे, कलर नहीं होते, रंगीन नहीं होते, तो उसमें कुछ अंग्रेजों का प्रोग्राम आ रहा था, कार्यक्रम आ रहा था,
उसमें उन्होंने कुछ अपने हंसी मजाक रखे, जोक्स रखे, तो मैं तो हंसने लगा, लेकिन डच लोग नहीं हंस पाए क्योंकि उनको भाषा समझ नहीं आती थी। और जब अनुवाद आया तो अनुवाद कोई कुछ दूसरी तरीके का था, उस पर भी वो लोग नहीं हंसे। लेकिन कभी कभी जो अनुवाद आते थे जिन पर हम हंस नहीं सकते थे, उन पर डच लोग हंसा करते थे। तो यही मेरी एक प्रेरणा का सूत्र था, अगर भाषा समझनी है तो भाषाओं को पढ़िए, ज्ञान अर्पित कीजिए, क्योंकि भाषाओं की तुलना नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ पर कुछ एक ऐसी बात आ गई जिसको मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि सामाजिक विज्ञान में दो लोगों का नाम आया 60 में। एक थे फर्गूसन, उन्होंने किताब लिखी गुम्पर्स के साथ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन साउथ एंड ईस्ट एशिया, और ब्लूमिंगटन से इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी थी 1960 में। तो इनका कहना ये था कि भाषा जब दो होती हैं, बाइलिंगुअलिज्म हो या तीन भाषाएं हो, तो वहां पे डियोग्लोसिया आ जाता है। उसमें फिर ये हो जाता है कौन ऊंची भाषा है, कौन नीची भाषा है, और इसके ऊपर वो इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी को लेके भाषाओं को आगे बढ़ाते हैं। उसमें यह होता है कि दूसरी भाषाओं का दमन हो जाता है एक तरह से। ये इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी। ठीक है, भाषा तो होती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रखा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उससे काफी नुकसान हमारे भारतीयों को, प्रवासियों को हुआ है। दूसरे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था फिशर, J.A. फिशर। उन्होंने 1972 में एक किताब लिखी सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, और उनका कहना ये था कि हम जानते हैं देशों में एक से ज्यादा भाषाएं होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये ऊंची होती है, ये नीची होती है। जैसे हिंदी में भी लोग कहते हैं मानक हिंदी अच्छी होती है। सूरीनाम कोई ले लीजिए, तो सूरीनाम में जो हिंदी लोग बोलेंगे वो मानक हिंदी बोलेंगे, प्रयत्न करेंगे संस्कृत शब्दों के साथ बोलें, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि ये जो आने वाले नेता हैं ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, और वो उनकी संस्कृति का स्रोत रहा है, आगे बढ़ते। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। तो फिशर ने यही कहा कि अगर दो भाषाएं हैं तो उनको साइकोलिंग्विस्टिक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हर भाषा का अपना योग होता है, जिसमें तालकोट पार्सन सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, मर्टन सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने यही कहा कि रोल थ्योरी जो है बहुत आवश्यक है। अब हम भगवान के सामने बैठे हैं तो भगवान को हम तू भी कह सकते हैं, हम आप नहीं कहेंगे। तू हम माँ को भी कहते हैं, तू हम नौकर को भी कह सकते हैं। तो ये संबंध जो बनते हैं, उन्हीं संबंध से भाषाओं के भिन्न भिन्न रूप सामने आते हैं। ये नहीं कि वो ऊंची भाषा है या नीची भाषा है। तो ये जो फर्गूसन ने किया, इससे बहुत नुकसान हुआ हमारी भाषाओं को। और जो नए भारतीय साइंटिस्ट या वैज्ञानिक लोग हो, उन्होंने भी उसी को माना और उसी तरह के उन्होंने शोध कार्य किए, जो कि गलत रहा। मेरा अपना सूरीनाम को लेके, मॉरिशस को लेके, बहुत से लोगों को लेके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, मेरे अपने अनुभव रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ग्रेट ट्रेडिशन या लिटिल ट्रेडिशन की बात नहीं आती। ट्रेडिशन तो एक है, हम उसको रोल के मुताबिक, योग के मुताबिक उसको ये कहते हैं बड़ी, क्योंकि जब वेदों की बात आ जाती है, पूजा की बात आती है, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहते हैं और उसको अलग भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में हम उसका प्रयोग न करें। तो अब जैसे शिकागो स्कूल ने ये निकाला लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन का आइडिया, मैकमेरिट वगैरह हुए, और वो काफी चला, जात प्रथा को लेके, विलेज गांवों को लेके पूरे भारत में काम किया। इसमें सागर यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, अब तो नहीं, मैं उनको अच्छी तरह जानता था, S.C. दुबे, ये भी कहीं न कहीं उससे मिले हुए थे। लेकिन मैं तो उनसे कहता था, दुबे साहब ये आप जो काम कर रहे हैं ये ठीक
तो आपने किया है, लेकिन उसको फिर से सोचिए क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाषाओं का हम एक तरह का कंपैरिजन नहीं, तुलना नहीं कर सकते। और यही हुआ क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं उसमें यही कहा जाता था कि सबसे ऊंचा जो स्तर हम देंगे उनको देंगे जिन्होंने ब्राह्मणाइजेशन, ब्राह्मणवाद को लेके माना है, इसलिए ब्राह्मणीकरण की बात होती थी। और इसी को स्क्रिप्चर इंडोलॉजिस्ट ने भी यही कहा, ओरिएंटोलॉजिस्ट ने भी यही कहा, और इस पर कुछ सोशल साइंटिस्ट हुए जिसमें श्रीनिवास वगैरह, उन्होंने कहा ब्राह्मणाइजेशन का नाम हम दूसरा दे दें, संस्कृताइजेशन, क्योंकि संस्कृति से ही संबंध, हालांकि उसमें फिर छुआछूत भी आ गई, ये छोटे हैं इनको अलग रखो, खाना उनके साथ मत खाओ, हुक्का उनके साथ मत पियो, शादी विवाह उनके साथ न करो। लेकिन इससे बहुत नुकसान हुआ, सोशल हायरार्की जो बनी, इससे हमारा समाज फिर से बढ़ गया। इसी का उदाहरण है, हालांकि अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा, एक दलित नाम का एक समाज सामने आ गया और जिन्होंने ये कहा हम कम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दलित के नाम से फिर एक जाति जैसी बना दी, और जिसको आदिवासी नहीं मानते, क्योंकि आदिवासियों ने कहा कि अगर हम इसको मानेंगे तो फिर हमको जाति प्रथा में ही रख दिया जाएगा, इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं। तो मैं ये जो कह रहा था कि सूरीनाम की जो पहले 73 से 75 में 8 जहाज गए, उसमें करीब 3-3.5 हजार अपने हिंदुस्तानियों को वहाँ बागानों में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल का वहाँ भेजा, और उसमें एकाएक करीब 20% लोग मर गए, और उसकी वजह से अंग्रेज लोग नाराज हो गए, और अंग्रेजों ने कहा कि शिपिंग जो है, जहाज जो भेजे जा रहे हैं कलकत्ते से, हम नहीं भेजेंगे जब तक कि आप दोभाषीय और अस्पतालों का इंतजाम करें। यही ऐसा हुआ आपके मॉरिशस में 1834 से आरंभ हुआ, और शुरू में तो आदिवासियों को ही भेजा गया था, लेकिन वहां पर भी एक समस्या हुई, कुछ वर्षों के लिए अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो इसी बीच में भारतीयों के बीच में एक बात आई कि अगर हम लौट कर जाएंगे और अगर हम अपनी संस्कृति हमने यहाँ भुला दी तो कैसे हम अपने लोगों से मिल पाएंगे। हालांकि इसमें एक और था, वो काला पानी की संज्ञा से जब लोग बाहर निकलते थे तो समझा जाता था कि उनको बहिष्कार कर दिया, जब लौट कर आते थे दावत दें, पैसा दें, ये करें वो करें, तब उनको अपनाया जाता था। तो उस प्रोसेस को जो 2 साल में हुई, कोयनी एक शब्द है, कोयनी का मतलब है कि कलेक्टिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कोइनाइजेशन मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, मुझे आप क्षमा करेंगे। उससे उन्होंने एक भाषा बनाई जिसमें सभी भाषाएं आ गईं, और आजकल तो इसको सरनामी कहते हैं। मॉरिशस में तो भोजपुरी कहा जाता है, लेकिन मॉरिशस की भोजपुरी और भारत की भोजपुरी जो है वो कुछ भिन्न तो हैं। दुख इस बात का है कि हिंदी को लेके जो हम आगे बढ़े हैं गिरमिटिया देशों में, तो समझिए 2000 में जो इनके आंकड़े थे भोजपुरी और हिंदी बोलने के, वो इतने कम हो गए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे ये क्या हो गया। अब इसलिए कि क्रियोल भाषा का जो शिफ्ट हुआ है, जो वो आई है, उसको अपनाया है, क्योंकि वही वहाँ की क्रियोल मतलब जो दास प्रथा से लोग थे, वही एक भाषा बन गई है जिसका प्रयोग होता है। ऐसी बहुत सी भाषा समाप्त हो गई। जो माकाओ के लोग जो पुर्तगीज बोलते थे, चीनी बोलते थे, तो इन्होंने एक पिडिगन पुर्तगीज या पिडिगन चीनी भाषा बना दी थी। अब आजकल वो वहाँ तो नहीं है। सिंगापुर में मेरे ख्याल से 30-40 लोग ही बच्चे हैं, वो भी भाषा भूलते जा रहे हैं क्योंकि कोई उनको उत्तेजित नहीं कर रहा है। तो ये जो कॉन्शियस फॉर्मेशन ऑफ जो कौनी है, इसने एक कंडीशनल लेजिटिमाइजेशन किया और उससे भाषा बनी, और उस भाषा का उपयोग अभी तक हुआ जिसको हम एक तरह से हाइब्रिड भी कह सकते हैं। और इसमें चाहे वो उर्दू रही हो चाहे वो हिंदी रही हो, बस इतना ही है, क्योंकि जब भारत से
प्रचारक वहां गए सूरीनाम में, बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने वहां पर देखा कि जो मुसलमान लोग हैं वो पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। तो किसी मुसलमान ने कहा, अरे भाई आपका दिमाग खराब है, पश्चिम में तो कुछ और है, मक्का और मदीना जो है वो पूरब में रह गए हैं। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे माता पिता ने तो ऐसा ही किया, आप हमसे क्या बता रहे हैं। खैर उसमें समय लगा समझने के लिए। तो मानक हिंदी और मानक उर्दू, अब उर्दू में तो काफी फारसी शब्द भी आ गए हैं। पाकिस्तान की उर्दू दूसरी है और हिंदुस्तान की दूसरी है, और अफगानिस्तान में भी उर्दू दूसरी, उसमें पश्तो शब्द भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें नॉर्मेटिव, ऑब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स को लेके भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो आधारित है हमारी संस्कृति पर। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, यूरोप में क्या हो रहा है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर भारत में हम ये सोच कर चलें सब भाषाएं बराबर हैं, हंसी मजाक जो हमें करना है अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। दूसरी भाषा में आप अनुवाद करेंगे लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊंची शिक्षा है, सबसे बड़ी बात है कि पेडोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है या जिसको हम कहते हैं शिक्षा विभाग यूनिवर्सिटीज में है, उनमें प्रयत्न यही किया जाता है कि अध्यापकों को नई से नई शिक्षा दी जाए जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो, क्योंकि बिना टेक्निक के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। 20 साल में देखिए कितना टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है विश्व में, और उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर होता है यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में, मैंने तो बहुत पढ़ाया है, और एक यूनिवर्सिटी में नहीं कई यूनिवर्सिटी पढ़ाया, वहाँ पर हमको पूरी तरह से एक स्वतंत्रता दी गई है कि हम ही स्वयं सिलेक्ट करें, चयन करें किस पाठ्यक्रम को लेके हम आगे बढ़ाएंगे, पुस्तकों का भी हम चयन करें। तो ये स्वतंत्रता यहाँ है, ये भारत में नहीं थी। अब शायद 1920 की जो एजुकेशन पॉलिसी से वहां पर भी कुछ हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी जो सिलेक्शन है सब्जेक्ट्स का, वो बच्चों को मिडिल स्कूल के बाद एक पूरी परीक्षा होती है पूरे नेदरलैंड्स में, और उस परीक्षा से पता लगाया जाता है कि किन किन विषयों में विद्यार्थी अच्छे जा रहे हैं, और प्रयत्न यही किया जाता है अध्यापकों की दृष्टि से कि उन्हीं विषयों को लेके वो यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग में जाएं, क्योंकि वो विषय उनको बहुत पसंद हैं। अब वो नहीं है जैसे कि भारत में पहले होता था, अब तो परिवर्तन आ रहा है कि भाई मेरे मेरे लड़के को इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। और ये सब छोड़िए, क्योंकि जो बच्चा बनना चाहता है इसको आगे बनने दीजिए। मेरी एक ही लड़की है, और लोगों ने कहा कि वो सोशल साइंटिस्ट नहीं बनी, ये नहीं बनी, वो, हालांकि उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन शी इज फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और जो उसने काम किया है बहुत ही अच्छा काम। तो जो वो चाहती है वही होना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत में भी हो कि जो विद्यार्थी चाहता है लेकिन उसको पूरी सुविधाएं दें ताकि वो समझ तो सके, और उसके बाद में विद्यार्थियों को भी अध्यापकों को भी आप प्रमोशन दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको बाहर भेजिए, कुछ सीख कर आए। ये सुविधाएं जो है यूनिवर्सिटी दे सकती है, और इसके लिए यूजीसी और भारत सरकार, इनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि डच शिक्षा को देखें तो दूसरी तरह की शिक्षा है, और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जब मैं यहाँ पर आया था और एंथ्रोपोलॉजी को लेके, क्योंकि भाषाओं से भी मेरा संबंध रहा, तो भारत में उतना नहीं होता था। और सबसे बड़ी मेरी समस्या यही रही हुई कि ये छोटा सा देश पूरे विश्व के बारे में जानता है, कैसे कैसे आदिवासी कहाँ है, क्या क्या हम नहीं जानते थे। हम तो सिर्फ अपने भारत को लेकर ही रहते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हमको बढ़ाना है, उसमें अपने देश के बारे में तो पूरी तरह से उसको रखें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको हम नहीं भूलें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे विद्यार्थियों की आउटस्टैंडिंग रिसर्चेज होंगी, और नए नए विषय जब प्रोफेसर्स बाहर जाके दूसरे विश्वविद्यालयों को देखेंगे, लौट कर आएंगे, वो बताएंगे
तो इस तरह से हमारे विद्यार्थी एक नई विचार श्रृंखला में आ सकते हैं, और जिस विचार श्रृंखला से वो शोध करेंगे वो भारत की उन्नति के लिए ही होगा, यूनिवर्सिटी की उन्नति के लिए होगा, विभाग की उन्नति के लिए होगा, और साथ में ये भी कहूँगा विश्व उन्नति के भी लिए होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ काम हो सकता है। मैं तो बोलना था वोकेशनल ट्रेनिंग को अलग से ले लीजिए, तो सब पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये सबसे बड़ी समस्या जो हिंदी दे रही है आजकल गिरमिटियों के बीच में, मतलब प्रवासियों के बीच में, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण जो है वो दूसरी तरह का है। और भारत में शायद पता नहीं होगा लोगों को, क्योंकि जो पहला हिंदी का व्याकरण बना था 1698 में, और उस पर मेरा काम है, खत्म भी हो गया है। तो उस पर हम इसी नतीजे से आए हैं कि जब भारत में जो पहली ग्रामर लखनऊ में बनी थी वो लैटिन मॉडल पर बनी थी, और उसी मॉडल को हमने आज तक अपनाया। ये नहीं कह सकते कि हम संस्कृत के मॉडल को लेके चलते हैं, क्योंकि वो तो दूसरा मॉडल है। संस्कृत में तो संज्ञाओं को लेके आगे बढ़ा जाता है, और लेकिन हिंदी में हम क्रिया को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इसी तरह से जैसे कारक हैं, तो मैं कभी कभी प्रश्न करता हूँ ये ने कहाँ से आ गया, कर्ता ने कर्म को कर्म से, इस तरह की बातें आती हैं, तो ने कहाँ से आ गया? किसी भाषा में ने नहीं मिलेगा आपको। हाँ, उसका स्टैंडर्डाइज दूसरी तरह से हुआ है, और जहां तक मैं समझता हूँ को जो कारकों में आता है, उस को के स्थान को ने ले लिया और उसको थोड़ा सा मानक रूप दे दिया। खैर ये तो दूसरी थ्योरी है, इसलिए यूरोप में जो काम होता है प्रत्यय को लेके, क्रियाओं को लेके, इन सब को लेके एक नए काम करने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप किसी साहित्यकार से भी पूछते हैं, जब आप भैया ये बताइए हमें कि आपने बड़ा अच्छा ये उपन्यास लिखा है, लेकिन इस उपन्यास के लिखने में जो आपकी भाषा है, उस भाषा को आपने कैसे लिखा है, वो नहीं बता पाया। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इस व्याकरण के विचारों से लेके उसको लिखा था, बिल्कुल नहीं, उसे खुद पता नहीं है। मैंने कमलेश्वर रामविलास शर्मा जी से भी बात करी, बहुत से लोगों से मैंने बात करी, तो समस्या यही आ जाती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपनी विचार श्रृंखला से सामने रखता है अपने विचारों को लिपि के द्वारा, लेकिन उसको ये जरूर सोचना चाहिए क्या मेरे साहित्य को, क्या मेरी इस निबंध को, क्या मेरी इस लिपि जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ और लोग ठीक समझ सकेंगे या नहीं। यही कम्युनिकेशन है, यही संप्रेषण है। तो मेरा एक यही कहना है, और जिस पर मैं सदैव से यही कह रहा हूँ कि संस्कृत से भाषा को अलग नहीं कर सकते, भाषा से संस्कृत को अलग नहीं कर सकते। ये एक तरह का सिक्का है, एक तरफ संस्कृति है, एक तरफ भाषा है, और दोनों का जो रूप है जो मिलकर वही सिक्के की अस्मिता है। इसको लेके ही हमको आगे बढ़ना होगा, चाहे भारत में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे वो किसी संस्कृति को अपनाते हो, उससे कुछ अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम में एकता है कि हम भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण ये साउथ एशिया जो है ये एक यूनिट है और हम मिलकर रह सकते हैं, तो भाषा और संस्कृति दोनों साथ साथ काम करेंगे। और जहां तक मेरा ये प्रश्न था और ये सवाल था कि संरचना में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं बदल सकते, वो वैसी की वैसी रहेंगी, और उसको वैसे ही मान लीजिए और आगे उसकी तरफ बढ़िए। सबसे बड़ी बात तो यही है। और इसके साथ मैं एक बात और कहूँगा, सागर यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन सागर यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो बाहर के जो और विभाग हैं यूनिवर्सिटीज के, वहाँ के बारे में भी जाने, वहाँ पर अपने प्रोफेसर्स को भेजें। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जो कि यूरोप में है, आप विद्यार्थियों का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। विद्यार्थी 1-2-3 महीने के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं बाहर के,
और भारत के विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में बाहर जा सकते हैं। और अंग्रेजी तो इसलिए आवश्यक है कि भाई बिना किसी विदेशी भाषा के हम बाहर ही नहीं जा सकते। वैसे तो विदेशी भाषा तो हमको और भी आनी चाहिए, फ्रांसीसी भी आनी चाहिए, उनका भी बहुत बड़ा रूप है, लैटिन भी ये स्पेनिश भी आनी चाहिए, वो भी बहुत जगह। पुर्तगीज तो खैर कुछ स्थानों पर रह गई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसको समझने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लोगों को अनुवाद करने के लिए उत्साहित करें, क्योंकि जब बाहर जो कुछ हो रहा है उसका अनुवाद भी हिंदी में करेंगे तो हिंदी में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हिंदी का अनुवाद बाहर होगा तो बाहर के लोग भी कि भारत में क्या हो रहा है उसको लेके आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। अनुवाद की दृष्टि से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और हमें आगे बढ़ाना है। मेरे विचार से मैं यहीं समाप्त करूंगा। और कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है, 1 घंटा तो हो गया। आप मुझे क्षमा करेंगे, बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका, और आपके डीसी साहब को भी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद ने सर सुबह की बातचीत में भी इस बात का हमने जिक्र किया था और अभी आपके व्याख्यान में शायद हम जिक्र नहीं कर पाए कि ये जो 7 दिन का एक साप्ताहिक का जो ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर और दिल्ली के बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन के साथ मिलकर किया जा रहा है। और इसमें सर देश भर के लगभग 260 से अधिक शिक्षक भाषा विमर्श को समझने के लिए अभी आपको सुन रहे थे। कई सवाल है सर, चूंकि समय ज्यादा हो गया है तो मैं कुछ चुनिंदा सवाल लूंगा और उन सवालों के साथ सर एक आपने ये बात सही कही कि भाषा का रिश्ता केवल अभिव्यक्ति के साथ सिर्फ वहीं पर नहीं है जहां ये व्यक्ति की और समाज की अस्मिता का निर्माण करती है, वहीं उस समाज और व्यक्ति को वो अधिकारों से सजग भी बनाती है, उसके साथ भी जोड़ती है। और ऐसे में ये स्वाभाविक रूप से ही एक कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा एक जो विमर्श है वो पनपता है जहां जल जंगल और जमीन की बात की जाती है। तो भाषा के तौर पर इन लड़ाइयों को, जल जंगल और जमीन की लड़ाइयों को, क्या भाषा के पास वो शब्दावली है जिसको ये इन लड़ाइयों को बहुत बेहतर रूप से कर सकती है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि शासकों की भाषा और इन लड़ाइयों को लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा का एक बड़ा अंतर समाज में विद्यमान है। पर उसी के बरक्स हम ये भी मानते हैं कि भाषा में कोई पदानुक्रम नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं होती। तो ये दोनों रिश्ते किस तरह से आप अभी वर्तमान दौर को देखते हुए आप कैसे, मतलब हम लोग कैसे समझे इन दोनों रिश्तों को? जी सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये कि भेदभाव इतना बढ़ गया है, प्रयत्न किया जा रहा है, संविधान भी कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है भारत में, मैं भारत बहुत गया हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी नेता से बात करता है, ये भी इसमें भी समस्या है, जब नेता अपने चुनाव के लिए लोगों के पास जाता है, उसमें चाहे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, बहुत वायदे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जब वो नेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, क्षमा कीजिएगा मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, और उनसे वही व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उस समाज से जिसने चयन किया हो इन मिनिस्टर का या इस पार्टी का, उनसे मिलना चाहता है तो उनके पास समय नहीं है। पहली चीज तो ये बहुत गलत, जबकि यूरोप में ये नहीं है। यूरोप में यहाँ पर क्वीन जो है, रानी भी साइकिल पर चलेगी, वो एक तरह का भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ तो है। मैं बहुत पहले गया था मद्रास में, तो जेल सिंह निकल रहे थे वहां से, प्रेसिडेंट थे तब, तो समझिए पूरी सड़क, पूरा इलाका बंद कर दिया था,
ये आवश्यकता तो नहीं है। उनको डर थोड़ी होने चाहिए, और डर तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नेता जो वायदे करें उन वायदे को पूरा करें, और दूसरी बात वो लोगों को उनके स्तर पर नहीं देखें। लोग, मैंने सुना, अरे भाई इसकी औकात क्या है, मुझसे ये सवाल कर रहा है, ये गलत है। नेता को चाहिए उसी की भाषा में, उसी के रूप में उससे बात करे और उसको समझाए कि भाई भारत के आप भी हैं, मैं भी हैं, दोनों भाई भाई जैसे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें। तो जंगल जल जमीन की भी बात आपने की, जो अंतर हो रहा है, देखिए हर जगह। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, आप समझिए, परिवार ही एक ऐसा ऐसा क्या कहूँ, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, जहाँ पर संस्कृति और भाषा पनपती है। क्योंकि बिना परिवार के न तो भाषा होगी न संस्कृति होगी। धर्म की आस्थाएं भी वहीं पनपती हैं, और वहीं पर ये माता पिता जो हैं अपने बच्चों से कहते थे उसके साथ मत मिलना, उसके साथ मत मिलना, ये दूसरा आदमी है, ये गलत है। तो हमको भारत को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी की बात तो छोड़िए, तो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन सब एक जैसे व्यक्ति नहीं हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि नेताओं को भी एक दूसरी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं कुछ बताएं, क्योंकि वही बता सकते हैं और वो माने, और उसके मानने से भारत में जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, और एक राष्ट्र भी बनना शुरू हो जाएगा, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसका आपको उत्तर दे सकता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। शायद शासकों की भाषा और जो जनता की भाषा है उसके बीच जब संवाद होगा तो शायद चीजें बेहतर होंगी। सर, एक अंतिम सवाल ले सकते हैं अगर आप इजाजत दें? हाँ, कहिए कहिए। सर जी, सर ये सवाल कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद खास तौर पर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में उभरा है कि आधुनिकता ने, आपने ठीक कहा कि भाषा की कोई श्रेष्ठता नहीं होती है, सभी भाषाएं अपने में श्रेष्ठ हैं, उनके बीच कोई पदानुक्रम या ऊंच नीच नहीं होती है। पर आधुनिकता ने कहीं सर इस तरह की संरचनाओं को जन्म दिया है, तकनीक को जन्म दिया है, जिनके सहारे बाजार की मदद से कोई भी भाषा अगर उनका अवलंबन करती है तो वह स्वतः ही उच्चतम या उच्चता के शिखर पर चली जाती है। और ऑनलाइन शिक्षा के दौर में हम इसको देख सकते हैं कि स्वतः ही आप अभी देख रहे होंगे कि अंग्रेजी भाषा के को तकनीक ने इस तरह से मदद पहुंचाई कि वो एक तरह से अनिवार्य सी लगने लगी। ये जो उपक्रम है, जो सीधे तौर पर तो भाषाओं के बीच की रिश्तों के बराबरी पर लेकर आने की बात कहते हैं, पर संरचनाओं में या बाजार के माध्यम से या आधुनिकता की जिस तरह का जो तरीका है उसके माध्यम से स्वतः ही कोई ना कोई भाषा उस श्रेष्ठता पर चली जाती है, जिससे जो स्थानीय भाषा है या जो दूसरे प्रकार की भाषा है वो हाशिए पर लगातार धकेली जाती है। तो क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो आधुनिकता का विमर्श है वो किसी एक भाषा को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की तरफ ही बढ़ता है? नहीं, आपका कहना ठीक है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखिए आधुनिकता आज ही नहीं है। अगर हम 2-3 शताब्दी पहले की भी बात करें तब भी आधुनिकता थी। आधुनिकता की प्रक्रिया बढ़ रही है, और जो भी समाज में काम होता है उसको भी आधुनिक हम मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाषा को हम आधुनिक रूप में रखें, और उसमें चाहे वो मातृभाषा हो चाहे कोई और भाषा हो, उसी तरह से उसको स्वीकार करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो साइबर टेक्निक्स आ गए हैं, जिसको हम लोग वेबिनार भी कह रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इसमें एक फायदा है, वो एक फायदा के साथ नुकसान भी है। पहला नुकसान तो यही है कि क्लास में सब लोग नहीं बैठ पाते। विद्यार्थी चाहते हैं कि वो भी अपने कुछ मित्रों से मिलें, उनसे कुछ सीखें, बातें करें,
अध्यापक भी चाहता है कि वो विद्यार्थियों से बात करें और कभी कभी वो अपने विचारों को भी बदलता रहता है। तो एक तो बात यही है कि इसमें अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। खराब बात इसलिए हो जाती है कि जब अध्यापक बहुत ही अपनी तरह से कहता है नहीं नहीं आपको ये समझना है, ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना, तो उसमें जो है विद्यार्थी भी डामाडोल हो जाता है। खैर, एक तो ये डामाडोल होना ही खराब बात होती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ऑनलाइन पे जो हो रहा है उसमें जो स्पेस जो है उसमें सभी स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र होने के नाते स्पेस पर आप सब कुछ कह सकते हैं और उसको माना जाता है। मैंने आपको बताया नहीं बताया, वो अब जैसे कि ये गिरमिटिया लोग जो हैं या जो एनआरआई लोग हैं जो यूरोप में रह रहे हैं, जिनको ट्वाइस माइग्रेंट्स भी कहते हैं, चाहे वो भारत से आए हों, चाहे वो दूसरे प्रवासी देशों से आए हों, अब तीसरी पीढ़ी में इनकी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। एजुकेशन में तो उनको बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन भारत उनके लिए अनजान बन रहा है। एंडरसन ने उन्होंने लिखा है और वो ठीक भी लिखा है कि जब बच्चे देख नहीं पाते तो स्वरूप को भूल जाते हैं, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। दूतावास के लोगों के पास समय नहीं होता। तो एक तो बात ये हुई कि यहाँ पर हमें कुछ करना है ताकि नई पीढ़ी के लोग भी अगर भारत से ही नहीं जुड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और देशों से कहाँ जुड़ेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि उनको उनका जो कंसेप्ट है वो घर का क्या है, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से ये सोचते हैं कि विश्व हमारा है, वसुदेव कुटुंब तो वेदों में है ही, तब फिर उसी अनुसार उनको देखना होगा, और जो नीति है शिक्षा की उसको भी उसी अनुसार देखना होगा, और जो नेता और जो आम लोग हैं उनको भी उसी अनुसार देखना होगा। तो जो स्पेस जो कि सीमित नहीं है, जब उसमें कहा जाता है तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए फिर वही समस्या आ गई कि भाषा का ऐसा प्रयोग हो जो कि लोग समझ सकें। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा भारत में भी रेडियो पर या टीवी पर ऐसी भाषा बोली जाती है, या तो बहुत क्लिष्ट होती है, या वो हाइब्रिड या मिक्स्ड होती है, या शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग कोई समझता नहीं। तो अगर हम प्रैक्टिकल रूप से इन सब बातों को देखें, और मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेडागोगी ऑफ एजुकेशन ये दो ऐसे विषय हैं जिनसे और विषय भी कनेक्टेड हैं। अगर इसमें हम कुछ नए शोध लाएं और उसको अप्लाइड बनाएं, जिससे कि नेता लोग भी समझें, सरकार भी समझें, और जितनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी समझें, और उसके साथ में राज्य देश आगे बढ़ें। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो आपका विवाह भी कर सकता है, लेकिन बिना परिवार के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ संस्कृति को देखना है तो परिवार को देखिए, और बिना परिवार के इतनी बड़ी भारत की संस्कृति कौन जाता है उत्तर भारत से दक्षिण में केरला में देखने के लिए, वहां क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। आप लिख के दे देंगे, लेकिन लिखने के लिए भाषा भी चाहिए, और लिखने के लिए उसका कहीं उपयोग भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये एकता आती है, इस तरह से एक संगठन बनता है, और वहीं राष्ट्र की बुनियाद बन जाती है। गांधी तो दूसरे, तो उन्होंने कहा बुनियादी है, लेकिन उनका मतलब दूसरा था। आज जो हम प्राइमरी एजुकेशन से जो आरंभ करते हैं उसमें दूसरी बात लाना चाहते हैं, यही शिक्षा नीति है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप सागर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आपको चाहिए जितने जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ मिलिए, उन विश्वविद्यालयों से मिलिए और उनके विचारों को लाकर अपने विद्यार्थियों को बताइए, ताकि खाली वो आइडियाज में न हो,
प्रैक्टिकल रूप में भी उसका एक संगठन हो। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। जी सर, धन्यवाद। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। संस्थाओं की जो इस तरह के हैंड होल्डिंग है, भारत जैसे समाज में आपकी आवाज नहीं आ रही है। के साथ इन तमाम तरह के नई। जी सर, आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आप सुन रहा हूँ। जी सर। सर आपने सही कहा। संस्थाओं का जो ये स्वरूप है जिसमें वो हैंड होल्डिंग कर सकते हैं अपने आसपास और अपने तरह की दूसरी संस्थाओं के साथ, और ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी का एक बानगी है। उसी के रेफरेंस में ये काम था जिसमें हमने सागर विश्वविद्यालय और दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज ने मिलकर शिक्षकों के साथ बातचीत करने की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एक सवाल था विवेक जी का, जो ये जानना चाह रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण भाषाओं के विकास में किस प्रकार मदद पहुंचाता है। देखिए, अगर हम शिक्षा नीति देखें तो शिक्षा नीति जो आज की 20 वाली आ रही है उसमें यही है कि सब कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन अच्छा करने के लिए जो मंत्री हैं उनका भी बहुत बड़ा योग है। लेकिन मंत्री को भी चाहिए कि हमारे जो तानाशाही के लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी परिवर्तित दृष्टि से देखना है। और क्योंकि ऐसा ही होता है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उसी तरीके को अपनाना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि शिक्षा जो है वो सभी व्यवसायों में नए विचार दे सकती है, और जब नए विचार आएंगे तो सब लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हमें देश के लिए क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है। और सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि एक दूसरे को यही सोच कर चलेंगे, जैसे जापान में है, ये भी अपना ही व्यक्ति है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है, इसको भी हमें सुनना चाहिए। जो ये कह रहा है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार से मैंने आरंभ भी बताया कि वहीं सब कुछ होता है, संस्थाएं भी आगे बढ़ें। और संस्थाओं में सबसे बड़ी बात होती है, एक शब्द आ जाता है एथनिसिटी, कि जब कुछ गलत काम होता है तो लोग एथनिसिटी के नाम पर डिमांड करते हैं और वहीं झगड़ा भी शुरू हो जाता है। तो उस झगड़े को दूसरे रूप में देखना है कि जो वो कहना चाहते हैं उनको हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और पेडागोगी, जो भी आप कहें, इनका बहुत बड़ा योग है। ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको अपने राज्य में भी ये बताना होगा कि आप हम लोगों की बातें सुनें और उनका प्रयोग करें। उससे हमारा समाज और अच्छा बनेगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम सब कुछ एक नया भारत बना सकते हैं। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड की बात छोड़िए, भारत भी एक अपनी दृष्टि से एक विराट उन्नतिशील बन सकता है और सभी लोगों को सभी चीजें मिल सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बात आई, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, इसको हमें करना। बिना मेडिकल इंश्योरेंस के भी बहुत समस्याएं होती हैं। दूसरी तरह से यही है कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन भी देनी चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं करेंगे तो लोग कहते हैं अरे सरकार क्या कर रही। सरकार तो हमारी ही सरकार है, हम ही तो मिलकर काम करते हैं। हमको ही बताना है उन्हें, भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं। यूरोप के देशों में पेंशन्स भी होती हैं लोगों की, और इसके अलावा और भी जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, इसलिए कि आयु के आखिरी दशक में जो भी कुछ कहिए, ये लोग खुश रहें और खुश रहकर ये बताएं लोगों को कि जिस देश में वो रह रहे हैं वो देश बहुत अच्छा है, उस देश ने बहुत कुछ सामाजिक सेवा की है लोगों की, सोशल वेलफेयर जिसे कहते हैं। तो इस तरह से हम मिल सकते हैं, लेकिन एक विचार चाहिए, एक फीलिंग्स चाहिए। जब तक ये भावना ही नहीं होंगी कुछ नहीं होगा। अब ये कैसे बनाई जाए, इसमें एजुकेशन का और विभागों का भी बहुत बड़ा योग हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और आज आपने इस एक पहले दिन के इस कार्यक्रम के अंतिम व्याख्यान में आपने पूरी वैश्विक दृष्टि को जो हम सभी प्रतिभागियों के बीच रखा, और आपने पूरी यात्रा को एक तरह से उस रूप में समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो शिक्षा नीतियों के या अन्य नीतियों के माध्यम से दिखाई पड़ती है, और अगर वो इच्छा शक्ति मजबूत है तभी शायद हम लोग उन विलुप्त होने वाली भाषाओं को भी बचा सकते हैं। और न केवल उनको बचा सकते हैं बल्कि भाषा के माध्यम से हम इस पूरी सामाजिक विरासत को बचाते हैं, इस पूरी इतिहास को बचाते हैं, और अगर कहा जाए तो हम पूरे भूभाग को बचाते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा उपक्रम है जो इस तरफ हमें बढ़ाता है कि भाषा एक सभ्यता का निर्माण करती है और उस भाषा के बचने से ही सभ्यता बच सकती है। और ये हमारे सामने एक चुनौती है कि वैश्विक इस कह सकते हैं इस तनाव के दौर में या इस पूरा की पूरे आधुनिकता की विमर्श में हम किस तरह से मुख्य भाषाओं के साथ साथ उन भाषाओं को भी बचाएं जिनकी सच में भी बहुत जरूरत है। क्योंकि भाषा बचती है तो एक समाज बचता है, जिसका जिक्र भी आपने किया। और मजबूती से ही हम सही मायने में लोकतांत्रिक हो सकते हैं। अगर कम भाषाओं को जानते हैं या वो भाषाएं जो कम समूह तक बोली जाती हैं, अगर वो भी बची रहती हैं तो उनकी आवाज भी हम बचा सकते हैं। सही तो कहा जा सकता है कि एक भागीदारी या उस समाज की जो वंचित समाज है, भाषा के माध्यम से उसकी भागीदारी को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। सर, आज बहुत ही विचारों के साथ और जिस तरह के विमर्श को आपने रखा, इसके लिए हम ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मैं आपका पुनः आभार ज्ञापित करता हूं, और सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने लगातार आपको सुना। और कई सारे सवाल अभी भी चैट बॉक्स में है, पर चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम सभी सवालों को नहीं ले पाए। पर इन सब सवालों से, इन सबसे बात से ये है कि आपने हम सब लोगों के जहन में कुछ सवाल छोड़े हैं, और ये सवाल ही इस बात को दिखाते हैं कि आपके प्रति, आपके विषय के प्रति हम सब लोगों का जुड़ाव किस हद तक हुआ है, किस रूप में हम लोगों ने उसको देखा है। तो मैं पुनः आपका इस समय देने के लिए और इतनी दूर से जुड़ने के लिए और भारत की उस यात्रा को जीवंत करने के लिए, और जिसको कहा कि हम भारत आपको कभी गिरिमिटिया नहीं मानेगा, आप गिरिमिटिया उस सेंस में नहीं माने जाते, ना आपको समझा जाता है। और ये बात सही है कि भारत आपकी आत्मा में बसता है, और जब कभी भी आपको सिर्फ ये इस माहौल के बाद जब कभी भी आपका भारत आना हो तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप निश्चित रूप से जिस महाविद्यालय का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जिस विश्वविद्यालय ने के साथ जोड़कर किया गया है, आप जरूर यहाँ तक पहुंचे। वहाँ मैं वेबिनार टीम की तरफ से लोकेश जी जो हमारे इसके कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं वो भी आपका स्वागत करेंगे। और मैं सर से विदा लूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय दिया और आप हमारे बीच जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर समय जी मिले आपको तो जो आपका कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में मुझे बता दे, जैसे ही समय मुझको मिलेगा मैं भी सुनना चाहूंगा। 11 सितंबर कार्यक्रम में, और जानते हैं कि भारत समय में और नीदरलैंड के समय में हम 3.5 घंटे थोड़ा आगे रहते हैं। तो सुबह के सत्रों में मान लीजिए आप नहीं जुड़ पाते सर, तो सायंकाल जो सत्र हमारी इवनिंग की सेशन है आप जरूर, और बल्कि अगर आप रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें उस जो अनुभव की कार्य लगातार बनी रहेगी आपकी मौजूदगी से। मतलब सादर आमंत्रित है सर, और हम लोग आपको से वो पूरा शेड्यूल शेयर करेंगे। संजय जी आपका माइक म्यूट है। संजय जी आप कुछ बोल रहे हैं, माइक म्यूट है आपका। जी जी जी, आप सभी से निवेदन है कि एक बार म्यूट कर लें, हमारा सेशन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं सभी प्रतिभागियों के लिए कि कल का सत्र, कल रविवार, कल ये पूरा सत्र रहेगा
जिस तरह से आज 8:30 बजे सत्र की शुरुआत हुई थी, तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप 8:30 बजे लॉगिन करें। आपके जो टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया है उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम 7 दिन तक जूम पर ही चलेगा। अगर यही लिंक रहता है तो भी बता दिया जाएगा, और कुछ चेंजेस होते हैं तो भी आपको सूचित कर दिए जाएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि चूंकि लगातार व्यस्तताएं होती हैं, आपको तमाम तरह के काम करने होते हैं मोबाइल से या अपने डिवाइस से, तो प्लीज आप अपने डिवाइस के पूरी बैटरी बैकअप को ध्यान रखें, उसको लगातार चार्ज पे रखें या चार्ज करते रहें। और इसके अतिरिक्त आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको भी प्लीज आप थोड़ा सा इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि कई प्रतिभागियों के शायद बीच में आवाज नहीं आती है और या कुछ दिक्कत होती है, तो उसका एक बड़ा कारण इंटरनेट की अनुपलब्धता भी है, उसकी कनेक्टिविटी का न होना भी है। तो प्लीज आप इसको देख लीजिए। दूसरा जो एक सबसे बड़ा ये कि मैं वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि अब ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास बचता नहीं है सिवाय कहने के, 7 दिन आपको यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये हमारी कार्यक्रम का एक मान लीजिए कि एक हिस्सा है। लोकेश जी और हम लोग आपको लगातार नसीहतें देते रहेंगे, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो भी। तो एक नसीहत के तौर पर फिलहाल ऐसा है, वो ये कि टेलीग्राम प्लीज आप जो है ना ग्रीटिंग्स वाले मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है वो बहुत जरूरी भी है, पर प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि 260 लोग उससे जुड़े हैं, लगातार मैसेज का आदान प्रदान होगा, तो कोई भी व्यक्ति उसका जो डिवाइस है वो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगा। हम उसे एक तरह से अनावश्यक रूप से न भरें और ध्यान रखें। दूसरा, जो सूचनाएं आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी उससे संबंधित, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात अगर आपको करनी है तो प्लीज वही सूचना लिखिए। मैं माफी चाहता हूं, पर ये एक चूंकि कार्यक्रम का शेड्यूल था इसलिए ये है, और इस शेड्यूल को आगे भी प्रेजेंट करना है। तो आपके जो बार बार सवाल आ रहे हैं कि जो एमसीक्यू है हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, लोकेश जी ने सुबह बता दिया था कि आप अपना फीडबैक आप किसी भी भाषा में जिसमें आपको लगता है कि आपके पास सहूलियत है, आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। पर एमसीक्यू के साथ जो आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है, उसके लिए आपको लिखना नहीं है, लिखकर हम आपको दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ उसको पढ़कर उसमें जो आपको लगता है कि सही आंसर है उसी पर आपको निशान बनाना है, वो अंग्रेजी में है। उसका रीजन ये है कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग जुड़े हुए हैं और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग हैं जो हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। उनके लिए स्क्रिप्ट पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंग्लिश में। नरेश जी और बाकी जितने भी सभी साथी हैं हमारा सहयोग करें इसके लिए। शाम को 7 बजे के बाद हम आपको एमसीक्यू और फीडबैक फॉर्म देंगे ऑफिशियल ग्रुप में, टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में। आप सब टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में उसको फिल कीजिएगा मेरे हिसाब से। और जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं कृपया आप उससे जुड़ जाइए, और उसमें हम लोगों ने रोल नंबर भी सर्कुलेट कर दिए हैं। आप सब रोल नंबर वहां पर देख लीजिए। अगर किसी का कोई नाम नहीं है या डबल 2 बार आ गया है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, उस रोल नंबर को हम करेक्ट करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। आप हमें बताइए, आप मेल कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो कीजिए आप कीजिए, लेकिन आप हमें बताइए। हमारी गलतियां हो उनको भी बताइए, हम उनको भी सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल टोटली अपने पर अड़े बैठे हैं, हम बहुत लिबरल हैं इस मामले में, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी हैं लैंग्वेज को लेकर, और हम अंग्रेजी को साथ में नहीं छोड़ सकते कई जगह पर, ये मजबूरी है हमारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहन कांत जी। और अभी संजय जी ने बताया हम दोनों एक ही शहर के संजय जी ने कल बताया था आप भी अलवर के हैं और हम भी अलवर से ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी दिल्ली आए एक बार संजय जी से या कैसे भी हमारा मेल आईडी लेकर हमसे जरूर एक बार कॉलेज में आए। बहुत विनम्र निवेदन है, और हम आपको सुनना चाहेंगे। हमारे बच्चे, हम महिला महाविद्यालय, हमारी लड़कियां सुनना चाहेंगी आपको। और बहुत इंटरेस्टिंग था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भाषा का विवेचन किया, और जिस तरह से आपने जनपदीय और छोटे छोटे लोकल स्तर पर भी जाकर चीजों को बताने का प्रयास किया, सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका जरूरी सूचना के लिए। और ये पूरा 7 दिन का कार्यक्रम है, तो आप चूंकि आप लगातार बने, मैं आपके धैर्य की ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा, और आप सुबह से बने हुए हैं, तो मैं अब सर आपकी परमिशन हो तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। लोकेश जी, ये रोल नंबर कैसे देखें?
टेलीग्राम ग्रुप में एक लिस्ट अपलोड की है हमने अभी कुछ देर पहले। अच्छा, अभी की है मेरा नहीं, मैं अभी आज दिन में ही जुड़ा हूँ, तो मैं वो उससे पहले तो नहीं हो गई। अभी करीब 10 मिनट पहले ही की है, पिन किया हुआ है, ओके। ऑफिशियल में देखेंगे मिल जाएगा आपको, पिन किया हुआ है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पल्लव जी बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में। अरे बस भाई साहब, बस। हाँ, पल्लव जी बड़ी हस्ती है, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव जी। तो मैं सभी प्रतिभागियों का पुनः आभार ज्ञापित करते हुए आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सत्र हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप लोगों को सर बहुत धन्यवाद, बहुत कोऑपरेट करते सर आप। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। संजय जी मीटिंग क्लोज कर दें यहीं पर मेरे हिसाब से। जी। हाँ जी सर, मीटिंग क्लोज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। बहुत संगीता जी मीटिंग आप क्लोज कर दीजिए। संगीता सुन पा रहे हैं? हाँ जी, स्ट्रीमिंग भी ऑफ कर रही हूँ। हाँ, स्ट्रीमिंग भी ऑफ कर दीजिए।